हेलो बच्चों, कैसे आप लोग सब बढ़िया और खुश हो गए। और सबसे पहले जोहार और नमस्कार। तो गाइज, आज हम लोग आ चुके हैं पूरा चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक को खत्म करने के बाद अपना सेकंड चैप्टर या सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, तो बड़ा सा यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसको खत्म करने में अप्रॉक्स 6 दिन लगे, लेकिन वो डे 5 का जो वीडियो है वो 2 पार्ट में कर दिया तो वो 6 दिन हो गया बेटा। ओके, तो आज हम लोगों का स्टार्ट है डे 6 और डे 6 में हम लोग पढ़ने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चंस और फिर 3 मार्क्स का, फिर 5 मार्क्स का। यही हमारा पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न के ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। ओके, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी में बता दें कि बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन पक्का आएगा 2 नंबर का, एक क्वेश्चन, और वो एक क्वेश्चन जनरली यही सब में से कोई तुमको मिल जाएगा एग्जाम में। ओके, तो ये क्वेश्चन को रट्टा मार जाओ। मात्र 6 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का चांस है आने का, और उसमें से भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स फर्स्ट और सेकंड लॉ, कोई एक लॉ आ जाएगा। ओके, फर्स्ट लॉ ही आएगा चाहे सेकंड लॉ ही आएगा, इसको रट्टा मार जाना इस बार के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो सिलेक्ट कर लिए। कितना टोटल क्वेश्चन है, तो डिफाइन ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये एक ही वर्ड है बेटा। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अलग अलग है। फॉर्मूला सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंस कह सकते हो, इसका फॉर्मूला लिखना है। ये फॉर्मूला आया हुआ क्वेश्चन है। ड्रिफ्ट स्पीड आया हुआ क्वेश्चन है। करंट डेंसिटी आया हुआ क्वेश्चन है। करंट इलेक्ट्रिसिटी गलती से लिख दिए गाइस, यहां पर होगा करंट डेंसिटी। ओके, तो करंट डेंसिटी क्या है, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में अंतर क्या है, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या है, वो हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। तो जैसा कि चैप्टर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम बतला दे तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़े कि चार्ज हमारा रेस्ट में था और रेस्ट में होने की वजह से उसके चारों ओर बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़े ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में। ओके, अब वही चार्ज और वही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर में फ्लो करने लगा है। अगर किसी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। इसलिए हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर Q बाई टी, चार्ज बाई टाइम होता है। ये हम लोग 10th क्लास से ही रट्टा मारे, इसमें भी ये फॉर्मूला है। और चार्ज का फॉर्मूला इससे पहले हम लोग पढ़े हुए थे, Ne होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू, E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ओके, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन और इससे रिलेटेड छोटा न्यूमेरिकल्स, ये पूछा वो क्वेश्चन, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ओके, क्यू ना देकर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ था, E का वैल्यू फिक्स और टाइम दिया हुआ था, तो ये फॉर्मूला पुट करके इलेक्ट्रिक करंट निकालना था। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं गाइस कि कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ ना कुछ स्पीड से मूव करते हैं, और कंडक्टर के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है, इनफिनाइट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स काफी तेज से चलता है, कुछ इलेक्ट्रॉन स्लो चलता है, टकराने के बाद उसका स्पीड स्लो हो जाता है। वैसे में सारे इलेक्ट्रॉन्स का अगर स्पीड का बात करें तो एक सिंगल वर्ड में हम बता दें गाइस कि कांस्टेंट एवरेज स्पीड एक्वायर्ड बाय एन फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कांस्टेंट एवरेज स्पीड, याद रखो ये वर्ड कि सारे इलेक्ट्रॉन के स्पीड को मिलाकर हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट एवरेज स्पीड। तो कोई कंडक्टर में अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ रहे हो ना, पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाला लाइंस, तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाला लाइंस अप्लाई करते हो तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगता है, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, तो मोशन करता है इलेक्ट्रॉन्स, और सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पीड है उसी को बोलते हैं कांस्टेंट एवरेज स्पीड, और वही स्पीड का नाम है ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD से इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और इसका फॉर्मूला माइनस E बाई एम इंटू टी होता है। ये कैसा टी है सर, उल्टा जे जैसा लिखे, टॉर्क जैसा लिखे, ये टी टाइम ऑफ रिलैक्सेशन को शो करता है। ये इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो फिक्स है बेटा, ये m मास हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। E का वैल्यू वहां लिखा हुआ है बेटा, बार बार नहीं। T हमारा है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ओके, तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन किसको बोलते हैं भैया,
तो टाइम गैप ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। ओके, तो बेटा जैसे ही तुम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इलेक्ट्रॉन मोशन होना शुरू हुआ और आगे जाके कहीं टकराएगा, तो जहां से चलना शुरू किया और टकराने से जस्ट पहले का जो गैप होता है उसी को बोलते हैं टाइम गैप ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कहलाता है बेटा। टी से इसको रिप्रेजेंट, मतलब उल्टा जे से रिप्रेजेंट करते हैं, टी ही बोलते हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो इसका डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और उसका एक्सप्रेशन प्रूफ वो हम बतलाएंगे। डेफिनेशन अभी याद रख लो बेटा कि कांस्टेंट एवरेज स्पीड को ही क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं। अक्वायर्ड मतलब होता है प्राप्त करना। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो कंडक्टर में मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर जो कांस्टेंट एवरेज स्पीड प्राप्त करता है इलेक्ट्रॉन बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो ये हो गया छोटा सा डेफिनेशन, पूछा हुआ डेफिनेशन है, रट्टा मार जाओ इसको। ओके, तो अब है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं बेटा? तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है अलग अलग कंडक्टर, अलग अलग मेटल का। ओके, तो जस्ट अ मिनट। क्या साफ साफ नजर आ रहे हैं? अगर नजर आ रहे हैं तो वीडियो को रोकते नहीं है। चलो देखो इधर। तो गाइस ये हमारा है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं ये बताओ पहले। तो रेजिस्टेंस बोलते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देने का। रेजिस्टेंस का हिंदी क्या होता है? प्रतिरोध। जिसका मतलब जो जिसका विरोध करता है उसको बोलते हैं प्रतिरोध बेटा। तो यहां इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करता है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करता है बेटा, फ्लो करता है, तो आपस में वो टकराते हैं। क्या होते हैं? टकराते हैं। तो टकराने के दौरान इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या हो जाता है? थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का भी फ्लो स्लो हो जाता है। अगर ये टकराए ना, बिना टकराए अगर चल जाए बेटा, तो इलेक्ट्रिक करंट काफी अच्छा से बहेगा। तो वैसा नहीं है गाइस, तुमको क्या करना है, याद रखना है कि द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। तो बेटा अपोजिशन ऑफर्ड किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसको फ्लो होने में? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में। ओके, तो रेजिस्टेंस ये होता है बेटा। ये हम लोग तो 10th क्लास में भी रट्टा मारे हुए थे। एक और डेफिनेशन होता है बेटा, ओम्स लॉ हम लोग पढ़े हुए थे, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर होता है। ओके, V इक्वल टू आई आर होता है और उसमें से V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, R रेजिस्टेंस है। तो R बराबर V बटा आई आर, V बटा आई हम लोग जान रहे हैं। तो यहां से एक और डेफिनेशन बन सकता है कि इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ओके, एक और फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाय ए। बेटा ये फॉर्मूला याद रखो और ये डेफिनेशन याद रखो। ये डेफिनेशन प्रॉपर है। ओके, ये बना सकते हो तुम रेशियो करके। जब तुम भूल जाओ तब का सिचुएशन के लिए हम बोल रहे हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम होता है। डायमेंशन क्या होता है? mn2t-3a-2 होता है। तो डायमेंशन और ऐसा यूनिट याद रखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बेटा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है। यहां से हम थोड़ा सा क्वेश्चन बता दें कि रेजिस्टेंस लेंथ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं बेटा। जैसे ये मार्कर है, इसका ये जो गोल वाला पार्ट है ये कहलाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोले तो टेम्परेचर, तीन चीज पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा। रेजिस्टेंस जो करंट को रोकता है। ओके, तो लेंथ डबल करोगे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, एरिया डबल करोगे तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा बेटा। ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ताकत। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो अभी हम बोले समझाएं, लेंथ को डबल करने से रेजिस्टेंस डबल ये सब हो जाता है। सो बेटा इसमें से रो जो है, रो रेजिस्टिविटी को शो करता है। किस चीज को? रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी हर मेटल का अपना अपना अलग होता है, इसका वैल्यू होता है बेटा। ठीक है, सबसे मतलब रेजिस्टिविटी का बात करो तो अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग होता है। ठीक है, तो बेटा हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे कि भैया रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस लेना है तो रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी बोलते हैं। बस कंडीशन ये है कि जो हमारा कंडक्टर है वो सिलिंड्रिकल शेप का होना चाहिए बेटा। और सिलिंड्रिकल शेप में उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 मीटर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ 1 मीटर होना चाहिए बेटा। ठीक है, लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 1 पुट कर देंगे बेटा, R बराबर रो मिलेगा,
आर रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, तो यहाँ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम दिख रहा है बेटा, तो हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ सिलिंड्रिकल शेप कंडक्टर ऑफ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यूनिट लेंथ। तब जाकर हम क्या बोलेंगे कि इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलेंगे। दिमाग में बैठा? 1 मीटर लंबा होना चाहिए सिलिंड्रिकल स्पेस, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, तब जाकर ये 1 मीटर की जगह 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर स्क्वायर की जगह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तब इसका जो प्रतिरोध होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी कहलाएगा बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? ओम मीटर। क्या होता है बेटा? ओम मीटर। देख लो ओम मीटर लगाए हुए बेटा, क्यों रे? क्योंकि इसका मीटर, सॉरी यहां तुम निकाल सकते हो बेटा ऐसा यूनिट रो बराबर आर ए बटा एल। ये रो को पकड़ो, एक इधर फेंको, नीचे एल को फेंक दो। रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, ओम मीटर बचेगा बेटा। तो यही चीज हम डेफिनेशन मतलब ऐसा यूनिट में लिखे हुए हैं, ओम मीटर। और डायमेंशन में भी कुछ नहीं बेटा, मीटर चिपका देना इसी में। तो मीटर बोले तो लेंथ, लेंथ चिपकाओगे तो एल का पावर 3 हो जाएगा, तो एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 2 हो जाएगा डायमेंशन। डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, रट लो इसको, ओके। ये वाला याद करो और इसी से ये याद कर लो बेटा। अब आजा, रेजिस्टिविटी किस किस चीज पर डिपेंड करता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा मदद करता है बेटा। एम तुम्हारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 और टी हो गया टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो इसमें से कांस्टेंट क्या क्या है? एम और ई कांस्टेंट है बेटा, ये दो चीज, ठीक है। तो बचा हुआ दो चीज, रेजिस्टिविटी जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इनवर्सली प्रोपोर्शन है बेटा। जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसका रेजिस्टिविटी उतना कम होगा बेटा। बहुत खतरनाक चीज है। जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जैसे चांदी, सिल्वर, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉपर के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है, तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा? कम होगा। यानी इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का क्षमता क्या होगा? कम होगा। उसमें करंट आसानी से बहेगा बेटा, ठीक है। कॉपर का थोड़ा सा कम होता है इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिल्वर के मुकाबले बेटा। एल्युमिनियम में और कम होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी है बेटा हमारा, ये प्रॉपर्टी का थोड़ा ध्यान देना। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटता है, और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन का भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी। हाँ, 1/t, ठीक है। 1/t इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जो है वो टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अगर इसको इनवर्सली करें तो टेम्परेचर ऊपर आ जाएगा, तो बेटा रेजिस्टिविटी फिर टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आ जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगा बेटा, ठीक है। इसको देख लो अच्छे से और इसको पॉज करके लिख लो। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इससे। चलो देख लो जल्दी, फटाक से देख लो। पॉज करके लिख लो। तो गाइस लिख लिए पॉज करके। अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन में, और डेफिनेशन हमारा, डेफिनेशन नहीं है, फॉर्मूला लिखना है पैरेलल और सीरीज ग्रुपिंग का। तो रेजिस्टर का सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग का फॉर्मूला पूछ चुका है हमारा, 2 नंबर में क्वेश्चन है गाइस, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो रेजिस्टर्स को तुम सीरीज ग्रुपिंग में करोगे, सीरीज का हिंदी याद रखो सीधा सीधा। क्या याद रखो बेटा? सीधा सीधा। तो इसका फिगर भी सीधा सीधा होगा और इसका फॉर्मूला भी सीधा सीधा होगा। रट्टा मार जाना ये वाला तरीका से बेटा, ये टेक्निक से तुमको याद रहेगा फॉर्मूला। सीरीज का हिंदी होता है सीधा सीधा, और फॉर्मूला भी क्या होगा? सीधा सीधा होगा। और पैरेलल का बेटा, सीरीज का तुम याद रखो, पैरेलल मत याद रखो। पैरेलल का होता है जस्ट उल्टा, इसके जस्ट उल्टा, ओके। तो बेटा सीरीज का होता है हिंदी सीधा सीधा, फॉर्मूला सीधा सीधा, पैरेलल का जस्ट उल्टा होगा। यहां से तुम कैपेसिटर भी याद रख सकते हो, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है कैपेसिटर। वहां कैपेसिटर में सीरीज में उल्टा होगा और पैरेलल में सीधा होगा। और एक और चीज याद करवाएं बेटा, ये तुमको कैपेसिटर और यहां पर भी मदद करेगा। P फॉर पैरेलल, P फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, P फॉर पैरेलल, P फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल ग्रुपिंग में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस सारा रेजिस्टर्स में सेम होता है, जबकि सीरीज ग्रुपिंग में इलेक्ट्रिक करंट सारा रेजिस्टेंस में सेम होता है। ये वाला भी टर्म याद रखो, ये डेफिनेशन में तुमको मदद करेगा कि सीरीज ग्रुपिंग में सारा रेजिस्टर को ऐसा जोड़ते हैं कि सब में इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू सेम हो। पैरेलल ग्रुपिंग में सारा रेजिस्टर्स को ऐसा जोड़ते हैं कि सब में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम हो। तो ये कहलाएगा सीरीज ग्रुपिंग और ये कहलाएगा
पैरेलल ग्रुपिंग डेफिनेशन पूछे तो जो अभी मैंने बोला वो चिपका देना गाइस, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टर्स का ये डेफिनेशन, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, I बाय ए फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट बटा एरिया। यूनिट एरिया से जितना इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, एरिया क्रॉस सेक्शन, ए एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो एरिया यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन से जितना करंट पास करता है उसको हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं। ये जे भागा उधर जाकर गुना हो जाएगा बेटा, तो जे और ए को मल्टीप्लाई करने पर दोनों वेक्टर क्वांटिटी बेटा, करंट डेंसिटी भी और ये भी दोनों वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी करंट डेंसिटी। ओके, लिख लो यहां पर ये वेक्टर है बेटा। ओके, तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर आंसर में दो वेक्टर को गुना करने पर आंसर में स्केलर आए तो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा। ओके, तो करंट डेंसिटी का ये ऐसा फॉर्मूला हो गया बेटा, I बाय ए इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इसका मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा छोटा डेफिनेशन है बेटा। अगला में आते हैं 5वां नंबर, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इंपॉर्टेंट है ये भी, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं वो समझो बेटा ध्यान से। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते थे हम लोग समझ चुके हैं, पिछला चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाओ या चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाओ, तो इसमें बीच में होने वाला जो वर्क डन होता है उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं बेटा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा पूरा कंडक्टर में एक जगह से दूसरी जगह तो इलेक्ट्रॉन हर जगह जाता है, तो इसलिए कंडक्टर का हर कोई दो पॉइंट पर ले लो, वहां पर तुम पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो बेटा। सर्किट में कहीं पर भी दो पॉइंट ले लो, वहां पर तुम पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो। लेकिन ईएमएफ केवल बैटरी में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका नाम है ईएमएफ बेटा। तो ये ईएमएफ वर्ड यूज होता है सेल और बैटरी के लिए। क्लियर है, सुनाई दे रहा है साफ साफ। ईएमएफ और रेजिस्टेंस जो है बेटा तुम्हारा, ईएमएफ और रेजिस्टेंस, सॉरी ईएमएफ जो है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस रहेगा तब ना इलेक्ट्रॉन मूव होगा रे। ओके, तो कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेटा, तुम बैटरी लगाओगे नहीं, करंट वो बहेगा कैसे? तो इलेक्ट्रिक करंट का कारण कौन है? ईएमएफ है। ठीक है, और जैसे ही बैटरी लगाया उसमें इलेक्ट्रॉन बहने लगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्ट के रूप में दिखाई देता है बेटा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। कोनो दिक्कत? ये छोटा छोटा डेफिनेशन है, कोई तीन डेफिनेशन तीन लिखवाए बेटा, तीन में से दो लिख दोगे एग्जाम में कंफर्म, मतलब अच्छा हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा तुमको। तीनों लिख दो तो बढ़िया है। अब आता है मेन डेफिनेशन, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बेटा, छठा नंबर क्वेश्चन है। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ देखेंगे, मस्त क्वेश्चन, बहुत आसान है बेटा। डेफिनेशन बोले तो क्या बोले तो डेफिनेशन। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ बोलता है कि सर्किट में जितना करंट है, सर्किट में जितना करंट है उन सब का एल्जेब्रिक सम, उन सब का एल्जेब्रिक सम मीटिंग एट अ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द ऑल करेंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट और जंक्शन। इस लॉ का नाम हम लोग पॉइंट रूल भी पढ़ते हैं बेटा और जंक्शन रूल भी बोलते हैं, इसलिए इसका डेफिनेशन सुनो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिख देते बेटा, एक लाइन का तो डेफिनेशन है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं अभी बताया बेटा, उसका भी लिखना, पॉइंट रूल और जंक्शन रूल भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ, देखो बेटा एल्जेब्रिक बोल रहे हैं, एल्जेब्रिक का मतलब कुछ होता है इसलिए तो लिखा जाता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ all electric currents, all electric currents meeting at a point, meeting at a point is equal to 0, is equal to 0। ओके, तो एल्जेब्रिक का साइन दे देते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 0। यहां तक एग्जाम में है तो डेफिनेशन में यहां तक लिखना है बेटा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन। ओके, यहां तक लिखना है बेटा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो बेटा सर्किट में कोई पॉइंट में तुम देखना बहुत सारा करंट आ भी रहा होगा, उसको इनकमिंग करंट बोलेंगे, बहुत सारा करंट जा रहा होगा उसको भी आउटगोइंग करंट बोलेंगे बेटा। ठीक है, तो यहां से तुम इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेना और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव ले लेना बेटा।
ओके, तो वहां से तुमको पता चलेगा कि जितना भी इनकमिंग करंट है वो बराबर होगा आउटगोइंग करंट का, हमेशा बेटा। किसके बराबर होगा? आउटगोइंग करंट का। और थोड़ा सा ध्यान देना, अभी जो हम बोलने जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जो है बेटा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। कैसे बेटा? क्योंकि चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे होता है तो उन सबका पॉजिटिव और नेगेटिव रख के हम लोग जोड़ते हैं चार्ज को, उसी तरह से यहाँ पर करंट जो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव में लिखेंगे और जो नेगेटिव में होगा नेगेटिव में लिख के जोड़ेंगे, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है बेटा। कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बेटा, इसको जल्दी से लिख लो। पॉज करके, थोड़ा सा हट जा रहे हैं, पॉज करके इसको लिख लो। ओके, और लास्ट है हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ। तो किरचॉफ सेकंड लॉ बतलाएंगे हम फटाक से। किरचॉफ सेकंड लॉ जो है बेटा वो समझाने तो थोड़ा सा मैं तुरंत में समझा सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रूफ है, प्रूफ न्यूमेरिकल्स बनाने का प्रूफ, वो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज डेफिनेशन सिर्फ बताएंगे, क्योंकि हमारा आज का जो मोटो है वो केवल 2 नंबर वाला क्वेश्चन करना है। 3 नंबर वाला न्यूमेरिकल्स आता है एग्जाम में, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। तो हमारा अगला जो टॉपिक है मतलब डेफिनेशन का बेटा वो है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, इसका लूप रूल भी नाम है और लॉ ऑफ वोल्टेज भी नाम है बेटा। इसका लॉ ऑफ वोल्टेज भी नाम है, ठीक है। सिर्फ किरचॉफ्स लॉ अगर पूछा तो दोनों लॉ डिफाइन कर देना। किरचॉफ सेकंड लॉ बोलता है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ एल्जेब्रिक का वर्ड का मतलब तो समझ गए बेटा, ये समेशन साइन को ही बोल रहा है एल्जेब्रिक। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ and all the potential difference in a loop is equal to 0, समझो बेटा। लूप में जितना भी ईएमएफ है उन सब का एल्जेब्रिक सम और जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस उन सब का एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा बेटा। ये है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। और किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है बेटा। बात समझ में आया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। इसका जो न्यूमेरिकल टर्म है बेटा वो जबरदस्त किस्म का, बस डेफिनेशन पहले याद रख लो यार, is algebraic sum of all the EMF and all the potential difference meeting at a point in a difference in a loop is equal to 0, 0 के बराबर होगा बेटा। सारा का सम इसका algebraic सम बेटा। प्लस में होगा तो प्लस में, माइनस में होगा तो माइनस में। कब प्लस में होगा कब माइनस में होगा ये न्यूमेरिकल में बताएंगे। कोई दिक्कत? खटका दोगे ना बेटा? 6 गो डेफिनेशन है, कितना देर में खटका दोगे? आधा घंटा में रगड़ कर रख दो। और आज हमारा डे 6 है। डे 6 बहुत आसान है सर, इतना छोटा सा टॉपिक को तो फाड़ कर रख देंगे। तो ठीक है, फाड़ने के समय आ चुका है, कॉपी मत फाड़ देना रे, लिख कर फाड़ देना बेटा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो तुमको थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है बेटा तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करो, क्योंकि दोस्तों का मदद करना तुम्हारा सबसे बड़ा भलाई का काम है। तो मदद जरूर करो, ओके, उससे थोड़ा बहुत मेरा भी मदद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।